2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। दो बड़े मुद्दे हैं देश के सामने। बीजेपी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेगी और आरजेडी जेडीयू बिहार में नौकरियां बांट रही है। 2.5 लाख नौकरियां वो 70 दिनों में दे चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अखबार की एक कटिंग शेयर की है। मुझे नहीं पता ये अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी है या अंदर के पन्ने पर, लेकिन तेजस्वी यादव ने इन खबरों को चुनकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो क्या बिहार का सवर्ण समाज नौकरी के नाम पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन को वोट देगा? क्या देश का सवर्ण समाज जाति जनगणना के साथ है या उसके खिलाफ है? आप लोग बेहतर जानते हैं। तो सवाल है कि इस देश में वोट नौकरी के नाम पर मिलता है या आइडियोलॉजी के नाम पर? और अगर इस देश में वोट आइडियोलॉजी के नाम पर मिलता है तो बीजेपी आइडियोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है। उसने राम मंदिर कहा था, राम मंदिर बनाया जो उसकी आइडियोलॉजी में था। उसने 370 हटाने की बात कही, हटाया, उसकी आइडियोलॉजी में था। बीजेपी निजीकरण करेगी, उसकी आइडियोलॉजी में है। आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी है कि आरक्षण को धीरे धीरे ऐसा कर दिया जाए कि वो रहे या न रहे उसका कोई मतलब ही नहीं है। और सवाल है कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी में हैं, कोई ओबीसी मोर्चा के नाम पर, कोई शेड्यूल कास्ट मोर्चा के नाम पर, कोई ट्राइबल मोर्चा के नाम पर, क्या वो इन अधिकारों को लेकर सजग हैं? और सवाल है कि बहुजन समाज को क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, जो बीजेपी बना रही है। और उनके पास टीवी है, अखबार है, तो इस मुद्दे को वो घर घर पहुंचा रहे हैं। उनके पास सवर्ण समाज का कार्यकर्ता है, जिनके पास जनरेशन दर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति है, मकान है, दुकान है, जमीन है, बिजनेस है, व्यापार है, मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है। वो चाहे तो जीवन भर काम नहीं करके अक्षत बांट सकते हैं, घर घर जा सकते हैं, 24/7 वो राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके पास सामाजिक संपत्ति भी है, उनके पास राजनीतिक संपत्ति भी है, आर्थिक भी संपत्ति है। तो ये सारे कुछ है बीजेपी के पास, सवर्ण समाज के पास। लेकिन सवाल है कि इस देश में जाति के नाम पर बहुजन वोट करता है, एससी एसटी ओबीसी किसान या सवर्ण समाज। मैं आपको बिहार का एग्जाम्पल दे रहा हूं। बिहार में सबसे ऐतिहासिक काम हो रहा है। 2 काम हुए। बिहार सरकार झोली भर भर कर नौकरियां दे रही है और देश भर के लोगों को। और बिहार सरकार ने ही एक और मॉडल जाति जनगणना भी करा दिया, 65% रिजर्वेशन भी कर दिया और जमकर सरकारी नौकरियां दी जा रही। तो सवाल है कि नौकरियां तो सवर्णों को भी मिल रही है, लेकिन सवाल है कि क्या सवर्ण समाज के लोग नौकरी के नाम पर वोट करेंगे? और अगर वोट करेंगे तब तो आरजेडी और जेडीयू गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा। 40 के 40 सीट जीतने चाहिए। भाई साहब, 10 लाख नौकरी का पूरा उनका टारगेट है। 5 साल में 5 लाख के करीब वो काम कर चुके हैं। 2.5 लाख तो नौकरियां दे दिया, 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी, सरकारीकरण कर दिया, 5 लाख का आंकड़ा छू रहे हैं। तो सवाल है कि इससे बड़ा ऐतिहासिक काम कौन सा होगा? लेकिन क्या सवर्ण समाज उसको वोट करेगा? मैं तो कह रहा हूं कि कुछ दलित, पिछड़े, आदिवासी भी वोट नहीं करेंगे। जो धर्म के नाम पर जाएंगे वो बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ऐसे में बहुजन दलों को करना क्या चाहिए? यही काम आता है आइडियोलॉजी, यही काम आएगा नीतीश कुमार का जाति जनगणना, यही काम आएगा रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाना। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर यह काम आएगा तो इस देश के 5 बहुजन नेताओं की ये तस्वीरें देख लीजिए। ये पहली तस्वीर है चंद्रशेखर राय की, जो बिहार के शिक्षा मंत्री है और डंके की चोट पर सोशल जस्टिस की बात करते हैं और कर्मकांड के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। नतीजा, मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया जो वर्ण को व्यवस्था कहती है, जाति को व्यवस्था कहती है, जबकि वर्ण को व्यवस्था है, जाति को व्यवस्था है, इन नेताओं को बयान को विवादित बयान कहती है, जबकि यह बयान अच्छा बयान है। दूसरा बड़े चेहरा है दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन के लिए अपनी मंत्रिमंडल भी गंवा दिया। आम आदमी पार्टी ने उनको मंत्री से हटा दिया, इस अभी वो विधायक हैं। तीसरा बड़े चेहरा है फतेह बहादुर। ये विधायक है आरजेडी के, फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ा। ये उन नेताओं का नाम, मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम नहीं बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल नेताओं का नाम बता रहा हूं, जो फिलहाल सिटिंग मंत्री या एमएलए हैं। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे लोग मंत्रिमंडल में जाते हैं या मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो चुप्पी लग जाती है। तो ये तीसरे हैं फतेह बहादुर, जो आरजेडी के विधायक है और डंके की चोट पर फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल है कि क्या इनको आरजेडी आगे बढ़ाएगी? और यह है उदयनिधि स्टालिन, इनके पिता मुख्यमंत्री हैं, ये भी मंत्री हैं और डंके की चोट पर सोशल जस्टिस फूले पेरियार अंबेडकर की बात करते हैं।
उसके बाद यूपी में ये है स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी भी ये सिटिंग एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सारे सवर्ण नेता इनके खिलाफ हैं। तो अब बताइए कि अगर काम पर वोट मिलता तो मायावती से ज्यादा काम यूपी में किसने किया था? सबसे ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, पहला एक्सप्रेसवे हिंदी पट्टी में मायावती जी ने बनाया, 7 यूनिवर्सिटियां खोली, जाके उनके सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज देखिए, वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप लखनऊ के आसपास है तो लखनऊ में दिव्यांगों के लिए उनका यूनिवर्सिटी देख लीजिए, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जाके देखिए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी लगता है जैसे फीका है। लेकिन क्या मायावती जी को वोट मिला? नहीं, क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजी पर काम किया था और यही मनुवादियों को नहीं पचा और टीवी अखबार को नहीं पचा और उनको सत्ता से हटा दिया गया। अखिलेश यादव ने भी कम काम नहीं किया, क्योंकि उनका कंपटीशन पिछली सरकार मायावती जी की सरकार से था, जमकर काम किया। मायावती जी ने नोएडा से आगरा का एक्सप्रेसवे दिया था, अखिलेश यादव ने आगरा से लेकर लखनऊ का एक्सप्रेसवे दिया और शहरों में काम किया, मेट्रो बनाई, कान्हा स्टेडियम बनाया था, नाम बदल गया, एक से एक बिल्डिंगें बनाई लखनऊ में, और अंबेडकर पार्क के बदले में एक मिश्रा जी का पार्क भी बना दिया। उसके बाद ही मीडिया ने क्या कहा? 56 एसडीएम जैसी झूठी खबरें चली और अखिलेश यादव जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते थे, उनका तो घर तक धुलवा दिया गया। नतीजा क्या हुआ? सत्ता से आउट। अब पिछले 10 साल से वहां बीजेपी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है, नौकरी नहीं दे रही है, महंगाई नहीं, तो सरकार चल कैसे रही है? ये सरकार चल रही है धर्म के नाम पर, आइडियोलॉजी के नाम पर, बंच ऑफ थॉट्स के नाम पर। ये सरकार चल रही है निजीकरण के नाम पर, ये सरकार चल रही है सवर्णों के जातिवाद से। सवर्ण समाज एक बूस्ट वोट देता है और एससी एसटी ओबीसी जितना ज्यादा कम पढ़ा लिखा होगा ये समाज, उतना धर्म के नाम पर वोट करेगा। तो ये मेरा विश्लेषण है। अब बताइए क्या कौन है जातिवाद? दलित, पिछड़े, आदिवासी जातिवाद के नाम पर वोट करते हैं या विकास के नाम पर वोट करते हैं? और इस देश में असली जातिवादी कौन है? मैं बता रहा हूं, जिसने जाति बनाई, जिसने जाति का फायदा लिया, वही असली जातिवाद है। और जो जातिवाद के खिलाफ लड़ता है, फूले पेरियार अम्बेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, वही जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन ये जातिवादी मनुवादी मीडिया कहेगी कि ये जातिवादी लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजेंद्र पाल गौतम, फतेह बहादुर, उदयनिधि स्टालिन या फिर राजेंद्र पाल गौतम या चंद्रशेखर राय, ये जातिवादी नहीं है, ये जातिवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे नेशनल दस्तक जातिवादी नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।